ठीक है। हम जितना जितना पॉइंट बताएंगे आप लोग मार्क करते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वर्ल्ड की एक नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रीज आती हो। समझ आया? जिसमें वर्ल्ड की एक नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रीज आती है, ठीक है। और जो उन कंट्रीज के लिए काम करती है और जो ऑर्गेनाइजेशन उस कंट्रीज के वेलफेयर के लिए वर्क करती हो। समझ आ रहा है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड बाय एंड रिस्पॉन्स टू द स्टेट्स। याद रहेगा ना? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसके द्वारा, कंट्री के द्वारा क्रिएट किया जाता है और उन्हीं के लिए वो रिस्पॉन्ड करता है, उन्हीं को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने ये बताया, इट इज क्रिएटेड बाय एंड रिस्पॉन्ड टू स्टेट, ठीक है। पहला पॉइंट याद हुआ। दूसरा पॉइंट यहाँ से याद रखिए, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट ना MCQ में आता है, ठीक है। वो क्या आता है कि अपने पास ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको जो मैटर ट्रू है, ठीक है, उस पर टिक करना होता है, ट्रू और फॉल्स बताना होता है, ठीक है। तो उसमें आता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, अपने पास एक सुपर स्टेट है क्या। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कभी भी याद रखिएगा सुपर स्टेट नहीं होता है, ठीक है। वो कोई कंट्री नहीं होती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कभी भी कोई कंट्री, एक नेशन नहीं होता है, समझिए, एक राष्ट्र नहीं होता है, बल्कि कुछ राष्ट्र के द्वारा बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। समझ आ रहा है ना? ये बात MCQ में आती है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स में आता है, ठीक है, कि ये कभी भी सुपर स्टेट नहीं होता है, सुपर नेशन नहीं होता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो स्टेट के द्वारा क्रिएट किया गया होता है। उसके बाद याद रखिएगा कि जनरली यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज इन विच दे रिजॉल्व द मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रोमोट पीस। ये क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है अपने पास लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें ये मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं और पीस को प्रोमोट करते हैं। समझ आया पॉइंट? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें ये क्या करते हैं, मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं और पीस को प्रोमोट करते हैं। याद रखिएगा कभी भी ये सुपर नेशन नहीं होता, एक नेशन स्टेट नहीं होता है, कोई राष्ट्र नहीं होता है। ये राष्ट्र का क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। समझ आया? ये पॉइंट एकदम याद रखिए, ट्रू और फॉल्स में आ चुका है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट इसके बारे में जो हम आपको बताएंगे, ठीक है। अच्छा, ये कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, ठीक है, वो सब पॉइंट आप खुद से पढ़िएगा, ठीक है। बीच बीच में कुछ पॉइंट लिखा गया है कि इसकी ज़रूरत क्यों होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम आपको बता देते हैं इसका ज़रूरत क्यों होता है, ठीक है, और ये हमारी कैसे मदद करता है। तो हम आपको बताते हैं, वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको कोई एक कंट्री अकेला अलोन सॉल्व नहीं कर सकता है। समझ आया? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हमको ज़रूरत क्यों होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो कारण बताइएगा कि वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसे कोई कंट्री अकेला रिजॉल्व नहीं कर सकती। जैसे एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग। क्या? अच्छा बताइए, ग्लोबल वार्मिंग क्या अकेला सॉल्व किया जा सकता है, रिजॉल्व? नहीं। अगर कार्बन इमिशन कोई एक कंट्री कर रही है क्या? हर जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन है, सारी कंट्री कार्बन इमिशन कर रही है, उसका इम्पैक्ट किसी एक कंट्री पे पड़ेगा क्या? ग्लोबल इमिशन का बताइए, एक बात बताइए, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट एक कंट्री के ऊपर पड़ेगा, श्रीलंका डूब जाएगा, हमारा साउथ इंडिया डूब जाएगा, बहुत छोटी छोटी कंट्री मालदीव जैसी कंट्री सबमर्ज हो जाएगी पानी में, उसका इम्पैक्ट एक कंट्री पे तो नहीं पड़ेगा। अच्छा, कोई एक सिंगल कंट्री तो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई एक ही कंट्री सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन में है आगे और बाकी कंट्रीज में इंडस्ट्रीज ही नहीं है। सारी कंट्रीज वहाँ पे क्या कर रही हैं, इंडस्ट्रीज बनाई हुई ना, सारी कंट्रीज कार्बन इमिशन कर रही है ना, तो सबकी एक कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। ये कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन बताएगा कंट्रीज को? तो ऐसे समय में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हर एक कंट्री के गवर्नमेंट का मीटिंग बुलाएगा और उनको समझाएगा कि भाई ग्लोबल वार्मिंग से इम्पैक्ट किसी एक कंट्री के ऊपर नहीं है, सबके ऊपर है। ग्लोबल वार्मिंग बड़े लेवल की होगी तो बताइए ओजोन लेयर डिप्लीट होगा, ओजोन लेयर जो O3 है अपने पास वो क्या होगा, डिप्लीट होगा। ओजोन लेयर क्या करता है, सन से जो लाइट आती है ना, वो पूरे लाइट को जो उसमें जो UV रेज होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज, उसको ओजोन लेयर क्या कर लेता है, रोक लेता है, ठीक है। और धीरे धीरे वो ओजोन लेयर अगर खत्म हो जाएगा ना, ऑक्सीजन का जो O3 का जो लेयर है ओजोन लेयर, ठीक है, वो अगर खत्म हो जाएगा तो अल्ट्रा वायलेट रेज सीधे कहाँ आएंगे, अर्थ पे। अब अर्थ पे एक कंट्री है नहीं, सारी कंट्री तो अर्थ पे ही है, समझिए। तो उसके कारण क्या होगा, स्किन डिजीज,
सबसे बड़े लेवल का कैंसर आएगा, ऐसी जैसी बीमारी, ऐसी बीमारियां आएंगी, ठीक है, उसका इम्पैक्ट एक कंट्री पे पड़ेगा क्या? सारे कंट्रीज के ऊपर पड़ेगा ना, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के ऊपर पड़ने वाला है कि नहीं? तो क्या ऐसे समय में सबको एक साथ बैठ के ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा ना, इस चीज के लिए कि वो लोग एक जगह आके बैठे, इस चीज के लिए हमें इसकी जरूरत है, समझिए। तो व्हाई वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? बिकॉज देयर आर लॉट्स नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड विच कुड नॉट बी इजिली सॉल्व बाय एनी वन कंट्रीज, ठीक है, समझ आया? आज वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिसको कोई एक कंट्री सॉल्व नहीं कर सकती है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो जाती है, हमें ज़रूरत होती है, समझ आया? पक्का? वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिसे कोई एक कंट्री सिंगल रिजॉल्व नहीं कर सकती, तो वैसे समय में हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल हम आपको बताते हैं, कोई एपिडेमिक आ गया। एपिडेमिक का मतलब जानते हैं आप? एक ऐसी डिजीज जो एक एरिया से बाहर तक फैले, ठीक है, किसी एक टेरिटरी तक कन्फाइंड नहीं हो। जैसे कि अपने पास कोविड आया, एक पैंडेमिक बना, एक ही कंट्री को अफेक्ट किया क्या कोविड? अच्छा, बताइए कोविड को रिजॉल्व करने के लिए सारी कंट्रीज का कोऑपरेशन जरूरी था कि नहीं था? भाई उसका इम्पैक्ट सब जगह दिखा ना, इटली में सड़क पे लोग मरते हुए, यहाँ हमारे हॉस्पिटल में लोग मरते हुए, समझिए। कोई ऐसा कंट्री था जो कोविड से बचा? भाई न्यूजीलैंड बचा लिया खुद को, कारण ये है आइलैंड कंट्री है। एक्सटर्नल इंटरनल जो मूवमेंट थे, जितने भी एक्सटर्नल मूवमेंट थे, सबको रोक दिया। एक्सटर्नल मूवमेंट होगा ही नहीं तो आपको पता है लोग वहाँ जाएंगे ही नहीं, तो कोई इन्फेक्शन वहाँ जाएगा नहीं, समझिए। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि वर्ल्ड की बहुत सारी, लगभग सारी कंट्रीज से अफेक्ट हुई है कि नहीं है? तो ऐसे समय में ज़रूरी है, कभी भी पैंडेमिक आ जाए तो उस समय सारी कंट्रीज के एक साथ आना जरूरी है, ठीक है। इबोला वायरस आया था, कौन सा वायरस? इबोला, ठीक है, याद रखिएगा। इबोला नाम का एक वायरस आया था, और आपको पता है ये जो वायरस था ना, इसने पूरे अफ्रीका को इफेक्ट किया। अब एक कंट्री, कोई एक अफ्रीकन कंट्री इसको सॉल्व नहीं कर सकती थी, अफ्रीका की सारी कंट्रीज इफेक्ट हुई। उसके कारण एशिया की बहुत सारी कंट्रीज इफेक्ट हुई। वो लोग जहाँ जहाँ माइग्रेट करके जाएंगे, वहाँ वहाँ तो डिजीज़ क्या होगा, स्प्रेड होगा ना। तो वैसे समय में क्या होता है, कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। साथ में जैसे ग्लोबल वार्मिंग हमने बता दिया, ग्लोबल वार्मिंग जैसे बढ़ेगा, श्रीलंका और मालदीव जैसे कंट्री तो लगभग पूरा का पूरा क्या हो जाएगी, सबमर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सबमर्ज का मतलब होता है पानी में डूब जाना। क्या जाना? देखिए ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, हमारे यहाँ कार्बन का लेयर बढ़ेगा, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन का लेयर, कार्बन हीट प्रोड्यूस करेगा, हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर हमारा एटमॉस्फेयर हीट हो गया तो समझिए जो अपने पास ओसेनिक लेयर है वो क्या हो जाएंगे, जब हम लोग पानी को बॉयल करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं, तो देखें कि वो क्या होता है, अपने सतह से ऊपर उठ जाता है ना। हम लोग अगर मान लीजिए आधा केतली पानी रखे हुए हैं, जब वो बॉयल होता होगा तो देखिए होगा कि ऊपर तक आ जाता है। तो वो जो समुद्र का लेयर है, अगर मान लीजिए कि वो 10 इंच भी ऊपर आ गया तो समझ रहे हैं, मतलब कितने सारे कंट्री जो है वो क्या हो जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे। तो यही पॉइंट अपने पास है, ठीक है। तो ऐसे समय में हमें ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है, जरूरत होती है। उसके बाद याद रखिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट हाउ टू कोऑपरेट। ये पॉइंट लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट, ठीक है, याद रखिएगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारी मदद करता है, किस चीज़ में मदद करता है, इंफॉर्मेशन और आइडियाज को प्रोड्यूस करने में, जिससे हम कोऑपरेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जैसे हम एक बात बताया, ग्लोबल वार्मिंग सबको पता है, ठीक है, लेकिन कोई एक कंट्री अकेला इसके ऊपर जो है वो डिसीजन नहीं ले सकती ना। तो अब इसके ऊपर कोऑपरेशन कैसे किया जाए, ये डिसाइड कौन करेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कौन करेगा? वो सारी कंट्रीज को बुलाएगा, मीटिंग करवाएगा और पूछेगा कि भाई बताओ हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हर एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप इससे ज़्यादा कार्बन इमिशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री जिस कंट्री में होगा उसके ऊपर ज़्यादा बैन लगाइए। समझ आ रहा है आपको इस बात, ठीक है। तो ये सब जिम्मेवारी होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। पक्का समझ आया? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, याद रखिए, इंफॉर्मेशन और आइडियाज प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? कि हम लोग आपस में कोऑपरेट कैसे करें। समझ आ रहा है कि हम लोग आपस में कोऑपरेट कैसे करें। ये 2 पॉइंट आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना था, समझ आ गया आपको? सबसे पहला पॉइंट आपको यही लिखना था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज जो है वो क्या होती है, एक साथ आती है और मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती है और पीस को प्रमोट करती है। पहला पॉइंट ये लिखेंगे। और दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे अपने पास कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो आइडियाज और इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करती है कि आपस में कोऑपरेशन कैसे किया जाए, ठीक है। ये 2 पॉइंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में।
उसके बाद हमने बताया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों है, 2 मार्क्स का आएगा। वाई वी नीड एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा हमें कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों होती है कि वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिसे कोई एक कंट्री अलोन सॉल्व नहीं कर सकता। उस समय वर्ल्ड के सारे कंट्रीज का कोऑपरेशन जरूरी होता है, तो उस समय हमें जरूरत पड़ती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कि वो आएगा और सबको कोऑपरेट करेगा, आपस में सबके बीच में कोऑपरेशन करवाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए आज प्रेजेंट टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एट प्रेजेंट, ठीक है, ये देखिए पॉइंट, एट प्रेजेंट जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूएन। क्या नाम है उसका? पूरा नाम है इसका यूनाइटेड नेशन। पूरा नाम क्या है इसका? यूनाइटेड नेशन। इसे शॉर्ट में आप यूएन बोलिएगा। क्या बोलिएगा इसे? यूएन बोलिएगा, ठीक है। अब देखिए यूएन जो है अपने पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये इवॉल्व कैसे हुआ, कैसे यूनाइटेड नेशन क्रिएट हुआ, कैसे बना, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, कैसे यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हमारे सामने आया, उसके बारे में हमको बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले बताइएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारे वर्ल्ड में हुआ था 1914 से 18 तक। कब हुआ था? 1914 से 1918। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से 1918 तक, ठीक है, याद रखिएगा। मेनली यहाँ पे बाल्टिक स्टेट्स थे, ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे लड़ाई हुई थी, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी कंट्रीज, यहाँ लिखा गया आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेनी कंट्रीज थॉट देयर शुड बी एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट एंड एंड द वॉर, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी कंट्रीज ने ये सोचा, ठीक है, कि वर्ल्ड में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सके। देखिए दो कंट्रीज के बीच में ना अगर कोई नेगोशिएशन करवाने वाला नहीं होता है ना, तो उनके बीच में जो झगड़ा है, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज़्यादा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ 1948 में, हम तो आज़ाद ही हुए थे 47 में, हम तो आज़ाद ही हुए थे 47 में, हमसे कट के पाकिस्तान भी बना 47 में, समझिए इस बात को। लेकिन क्या है कि एक साल बाद ही हम लोग कहाँ आ गए लड़ाई में। अगर उस समय यूनाइटेड नेशन बीच में नहीं आती तो हमारा लड़ाई और ज़्यादा एक्सकलेट होता कि नहीं, और ज़्यादा बढ़ता कि नहीं बढ़ता। लेकिन पूरा पैनिक नहीं हो पाया, पूरा मतलब फुल फ्लेज्ड वॉर के रूप में वो कन्वर्ट नहीं हो पाया, कारण था यूनाइटेड नेशन आ गई। कौन आ गया? तो यही बता रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन जब अपने पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना 14 से 18 तक, ठीक है, तब वर्ल्ड की सारी कंट्रीज को समझ आया कि एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, जो जनरली मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को डिसॉल्व करे। अगर दो कंट्रीज के बीच में कोई लड़ाई का कारण है तो उसको सॉल्व करवाए, ठीक है, या फिर जनरली अगर वॉर हो रही है दो कंट्री में तो उसको क्या करे? सॉल्व करे, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की हमें क्या थी? जरूरत थी। फाइनली याद देखिए कि उसके बाद उन लोगों ने क्रिएट किया लीग ऑफ नेशन। क्या क्रिएट किया? कौन से वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन क्रिएट हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया? 1919, लिख लीजिएगा, 1919 में इसको क्रिएट किया गया। 1919 में एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो हम आगे बताएंगे आपको, आइए लो, ठीक है। तो जनरली याद रखिएगा कि फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया जिसका नाम रखा गया ये लीग ऑफ नेशन। क्या रखा गया नाम? लीग ऑफ नेशन। इसका काम क्या था? जैसे मैंने आपको बताया था, इसका मेन पर्पस क्या था कि कोई मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिजॉल्व करे, अगर दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो रही है तो उसको खत्म करे, यही काम है ना। तो याद रखिए इसका मेन काम यही था, ठीक है, कि मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है और पीस को प्रमोट करना है। अगर वॉर हो रही है तो उसको एंड करना है, खत्म करना है। लीग ऑफ नेशन क्रिएट किया गया, लेकिन लीग ऑफ नेशन पता है आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया। लीग ऑफ नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया एंड लीग ऑफ नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में फेल्योर हो गया। कारण ये है ना कि जिन्होंने इसको बनाया था वही वॉर में उतर गए। अब देखिए हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, आप खुद सोचिए, हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं किस चीज़ के लिए? कि ताकि कोई आपस में लड़ाई ना करे, समझिए। चाहे मान लीजिए क्लास में, ठीक है, क्लास में हमारे अगर मान लीजिए 25 बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से हमने जो है वो 5 बच्चों को आइडेंटिफाई किया कि आप 5 आदमी क्या कीजिए कि आप 5 आदमी क्या कीजिए कि एक ऐसे ग्रुप में आ जाइए कि आप लोग किसी को आपस में नहीं लड़ने दीजिएगा। समझिए इस बात को, मैंने ये बताया। अब क्या है कि वही 5 बाकियों से जाकर लड़ने लगे, तो भाई वो ग्रुप किसी काम का रहेगा? लीग ऑफ नेशन के जो क्रिएटर थे ना वही लोग क्या करने लगे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने लगे। तो लीग ऑफ नेशन तो वहाँ क्या हो गया? खत्म हो गया ना। आज मान लीजिए यूनाइटेड नेशन में सबसे पावरफुल कंट्रीज के रूप में 5 कंट्रीज हैं, है कि नहीं है?
नाम पता है पांचों कंट्रीज का आपको जो इसके परमानेंट मेंबर है, ठीक है। अब मान लीजिए ये पांचों एक साथ मिलके और किसी 4-5 कंट्रीज के ऊपर अटैक कर दे, तो बताइए यूनाइटेड नेशन कुछ कर पाएगा? भाई यूनाइटेड नेशन का रहना तो बिल्कुल फेलियर साबित हो गया ना भाई, क्या है कि वो सारी तो उसकी परमानेंट मेंबर है। अगर वही जो मेन क्रिएटर है अगर वही जाकर लड़ने लगे तो फिर क्या फायदा है उस ऑर्गेनाइजेशन का। यही हुआ था लीग ऑफ नेशन के साथ। जिन्होंने लीग ऑफ नेशन बनाया था वही कंट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। बस उसके बाद क्या हो गया, लीग ऑफ नेशन जो है वो अपना रेलिवेंस खो दिया, अपना अस्तित्व खो दिया, ठीक है। फाइनली याद रखिए कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1939 से 45 तक, मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आपको बताया है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 2 ग्रुप के बीच में हुआ था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से शुरू होकर 1945 तक हुआ था। 2 ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में हुआ था। पहले वाले को बोलते थे अलाइड फोर्स और दूसरे को बोलते थे एक्सिस, ठीक है। एक को मित्र राष्ट्र और दूसरे को धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र वो थे जो दूर दूर पे थे, ठीक है। अलाइड फोर्स लगभग एक ही जगह थे, ठीक है। अलाइड फोर्स में मेनली 4 अपने पास थे, ठीक है, याद रखिएगा। यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर, ठीक है। हम आपको बताते हैं इसमें ये दोनों भले ही एक साथ आपको दिख रहा है, यूएसए और यूएसएसआर दोनों क्या दिख रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के शुरू से क्या रहे हैं, दुश्मन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इनका एक साथ आना मजबूरी है जर्मनी, यहाँ पे एक साथ आना मजबूरी है जर्मनी और जापान। जापान आपको पता है यूएसए के ऊपर अटैक किया था और जर्मनी ने यूएसएसआर को धोया था। कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहाँ पे ये एक साथ आए इनकी मजबूरी है, क्या ये इनकी मजबूरी है। तो फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 2 ग्रुप के बीच में, अलाइड और एक्सिस। अलाइड में अपने पास जो है इधर कौन आ गया, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर। और एक्सिस में 3 है, जर्मनी, इटली, जापान। कौन कौन आया, जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है, याद रखिए। जर्मनी, इटली और जापान आ गया, ठीक है। ये तीनों हार गए। ये जो एक्सिस फोर्स वाले थे ये क्या हो गए, हार गए, और ये लोग जीत गए। हारने के बाद जर्मनी का कितना बुरा हालत किया गया मैं आपको बताता हूँ। हारने के बाद, ठीक है, ये जो जर्मनी था, ठीक है, इस जर्मनी को टोटल 4 पार्ट में बांट दिया गया। कितने पार्ट में बांटा गया, 4 पार्ट में बांटा गया, ठीक है। एक लार्ज हिस्सा यूएसएसआर के कंट्रोल में आया। किसके कंट्रोल में आया लार्ज हिस्सा, यूएसएसआर के कंट्रोल में लार्ज हिस्सा आया, ठीक है। और इधर वाला जो था अपने पास ये मेनली इन तीनों कंट्रीज के बीच में चली गई, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए। ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए, समझिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया, जापान भी हार गया, इटली भी हार गया। जापान के ऊपर तो समझिए इनडायरेक्ट कंट्रोल यूएसए का आ गया, है कि नहीं है। यूएसए वहाँ न्यूक्लियर गिराया, उसके बाद बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, चलो तुम्हारा मिलिट्री वगैरह जो है हम पूरा का पूरा क्या कर लेंगे, संभाल लेंगे। तो इनडायरेक्टली कंट्रोल। इटली आपको पता है, इटली लगभग तुरंत जो है अपना इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट कर लिया, ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को। जर्मनी को 4 पार्ट में बांटा गया, एक हिस्सा यूएसएसआर के पास और बाकी हिस्सा जो है यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस के पास। इसकी कैपिटल सिटी थी बर्लिन। जर्मनी की कैपिटल सिटी क्या थी, बर्लिन को भी 2 पार्ट में बांटा गया। बर्लिन को भी कितने पार्ट में बांटा गया, 2 पार्ट में। एक अपने पास किसके हिस्से में, यूएसएसआर के हिस्से में, और दूसरा किसके हिस्से में, यूएसए के हिस्से में, यूएसए, ठीक है। तो एक यूएस के हिस्से में और दूसरा यूएसएसआर के हिस्से में, समझिए। बर्लिन को भी कितने पार्ट में बांटा गया। अच्छा एक बात बताइए, बर्लिन किसके ऑक्यूपाइड हिस्से में था, यूएसएसआर के ऑक्यूपाइड हिस्से में। जर्मनी का वो हिस्सा जो किसके पास था, उसके हिस्से में था क्या, बर्लिन। और वहां पे आधा यूएसएसआर के पास और आधा यूएसए के पास, समझिए इस बात को, ठीक है, याद रखिए। तो सर उसके बाद ये पूरा यूएसए को मिल गया था। नहीं, अभी इस पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, बर्लिन वॉल, ठीक है। तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, याद रखिए, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज को लगा कि हमने पहले जो लीग ऑफ नेशन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, अभी हमें उससे भी ज़्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है। हमें अभी उससे भी ज़्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है। फाइनली याद रखिए 1945 में जो एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया लीग ऑफ नेशन को खत्म करके। किसको खत्म करके, 24 अक्टूबर 1945। कब बनाया गया, 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, याद रखिए। यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड एज द सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन, ठीक है। जनरली उस समय अपने पास लीग ऑफ नेशन के सक्सेसर के रूप में किसको बनाया गया, यूनाइटेड नेशन। तो याद रखिए यूनाइटेड नेशन किसका सक्सेसर है, लीग ऑफ नेशन का। कब बना है, 24 अक्टूबर 1945। इंडिया भी जो है इसका फाउंडिंग मेंबर तो नहीं है, लेकिन इंडिया जो है वो 6 डेज बाद जाके ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। और इंडिया जाके ज्वाइन किया था 30 अक्टूबर को। कब, 30 अक्टूबर 1945 को। ये अलग से MCQ में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप यहाँ पे कर लीजिएगा कि इंडिया जो है याद रखिए कब ज्वाइन कर लिया था,
30 अक्टूबर 1945, ठीक है। बना कब था ये ऑर्गेनाइजेशन? 24 अक्टूबर 1945। और इंडिया कब ज्वाइन कर लिया? 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये बना ना 45 में बना था, ठीक है, अक्टूबर में बना। कब बना ये? अच्छा एक बात बताइए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या आप एक दिन सोचे और एक ही दिन में बन जाएगा? हम लोगों का अपना ग्रुप एक दिन में नहीं बनता, यहाँ तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना है ना, इसके पीछे जो काम है वो फरवरी से चल रहा था। कब से चल रहा था? और तब जाके ये बना अक्टूबर में। कब बना ये? तो जनरली याद है क्या, ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे बना। सबसे पहले फरवरी 1945 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, याल्टा कॉन्फ्रेंस। कौन सा कॉन्फ्रेंस? उस समय वर्ल्ड की 3 पावरफुल कंट्रीज, बिग 3 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये लोग क्या किए थे कि अपने एक मीटिंग किए थे, ठीक है, याल्टा में। इसलिए इसका नाम रखा गया याल्टा कॉन्फ्रेंस। क्या रखा गया? बिग 3 कंट्रीज उस समय थी यूएसए, यूएसएसआर और ब्रिटेन। कौन कौन? 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है, जहां पे बिग 3 कंट्रीज यूएसए, यूएसएसआर और ब्रिटेन ये एग्री हुए यूनाइटेड नेशन बनाने को लेकर, ठीक है। और यहाँ पे डिसाइड किया गया कि हम क्या बनाएंगे? यूएन। क्या डिसाइड किए? हम यूएन फॉर्म करेंगे। फाइनली 26 जून 1945 में यूनाइटेड नेशन का जो है चार्टर बनाया गया और इसे 50 कंट्रीज ने साइन किया। चार्टर का मतलब होता है एक मसौदा, चार्टर का मतलब होता है एक रूपरेखा। कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है या फिर कोई ग्रुप बनता है तो उसके पीछे जो है अपने पास कुछ प्लानिंग होती है ना, और उसका पूरा का पूरा ड्राफ्ट होता है ना। तो यूनाइटेड नेशन का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ उसको यूएन चार्टर बोला गया। क्या बोला गया? तो यूएन बनाने के लिए पहली मीटिंग कब हुई थी? फरवरी 1945 में। इसके लिए पहली मीटिंग जो की गई थी वो कब की गई थी? इसको बनाने के लिए सबसे पहली जो मीटिंग थी वो थी याल्टा कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो बिग 3 कंट्रीज ने किया था, यूएसए, ब्रिटेन और यूएसएसआर ने, ठीक है। उस समय डिसाइड किया गया था कि हम लोग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, लीग ऑफ नेशन को खत्म करके, ठीक है, और नाम रखा गया यूनाइटेड नेशन, ठीक है। फाइनली जून 1945 आया, यूनाइटेड नेशन ने अपना चार्टर तैयार किया। क्या तैयार किया? चार्टर, एक ड्राफ्ट तैयार किया कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, इनमें कौन सी कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ठीक है, और कौन कौन सी कंट्रीज ज्वाइन करेगी, क्राइटेरिया क्या होगा, ये सब चीज इसके अंदर डाला गया, ठीक है। और यूएन के चार्टर को 50 कंट्रीज ने साइन किया। कितनी कंट्रीज ने? 50 कंट्री ने साइन किया, ठीक है। लास्ट कंट्री यहाँ पे साइन करने वाली 51st कंट्री पोलैंड थी यूएन चार्टर को साइन करने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा 51st कंट्री लिख लीजिएगा। ये आपसे पूछा गया है। 51वां कंट्री जो है वो कौन है अपने पास? पोलैंड। पोलैंड का स्टोरी मैंने आपको बताया था, शायद याद होगा ना, कि कैसे यूएसएसआर को यहाँ जर्मनी ने धोया था। पोलैंड इधर यूएसएसआर, बीच में पोलैंड, इधर जर्मनी था, है कि नहीं है? तो वो देखिएगा 51st कंट्री कौन थी जो यूएन चार्टर को साइन की थी? पोलैंड, ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट कंट्री टू साइन यूएन चार्टर, ठीक है, ये पोलैंड था, ठीक है। जब ये चार्टर बना था तो उसके बाद 51वां कंट्री कौन ज्वाइन किया था? पोलैंड। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर को कितने कंट्रीज ने साइन किया है? 51। कितना कंट्री? 51 कंट्री। और लास्ट कंट्री कौन थी जिसने यूएन चार्टर को साइन किया था? पोलैंड, ठीक है। फाइनली याद है क्या, 24 अक्टूबर 1945 को यूएन फॉर्म हो गया और इंडिया ने जो है 30 अक्टूबर को जाके क्या कर लिया? यूएन को ज्वाइन कर लिया। इंडिया ने 30 अक्टूबर को क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब यूएन जो बनाया गया तो इसके ऑब्जेक्टिव जनरली 2 मार्क्स में है, ठीक है। अब हमारा यूएन बन गया। यूएन कैसे कैसे बना समझ आया? 7:30 तक नहीं, मतलब कि ज़्यादा नहीं है, 7:15 तक। यहाँ तक समझ आ रहा है? हाँ। पक्का? कोई दिक्कत नहीं है ना? जा रही है बातें दिमाग में, ठीक है। पॉइंट एक बार शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फरवरी 1945, ठीक है। फरवरी 1945 में कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ? कितनी कंट्रीज ने? कौन कौन सी? ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि उसके बाद जो है इसका चार्टर कब साइन किया गया? 26 कितनी कंट्रीज ने साइन किया? 51 लास्ट कंट्री कौन थी? पोलैंड, ठीक है। और उसके बाद फाइनली कब ये बन गया? 24 और इंडिया कब ज्वाइन कर लिया? 30 अक्टूबर को, ठीक है। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव है बनाने के पीछे, इसके मेन 2 मकसद थे। यूनाइटेड नेशन बनाने के पीछे 2 ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव हम आपको बताते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था अपने पास टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है इसको रोकना,
पहला मकसद इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, To prevent international conflict. और दूसरा ऑब्जेक्टिव था फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग द स्टेट्स। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। पहला है कि याद रखिएगा कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को रोकेंगे, और दूसरा क्या है अपने पास कि जितनी भी कंट्रीज हैं उनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। याद रहेगा क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, पहला था कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंट करने का मतलब होता है स्टॉप, रोकना, ठीक है याद रखिएगा। और दूसरा है फैसिलिटेट करना कोऑपरेशन, फैसिलिटेट का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ावा देना, ठीक है। क्या इंक्रीज करेंगे, कोऑपरेशन, जितने भी कंट्रीज है उनके बीच में कोऑपरेशन। तो ये जनरली दो ऑब्जेक्टिव थे इसके, ठीक है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव आपको इसका क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव था कि हमें इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि हम कोऑपरेशन को बढ़ावा देंगे, ठीक है। 2011 तक अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें तो 193 कंट्रीज थी, ठीक है। याद रखिए कितनी कंट्रीज, 193. लगभग जितनी कंट्रीज है सारी की सारी जो है याद रखिए क्या है अपने पास, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है। अब देखिए यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स की बात करते हैं। मेनली यूएन में 6 ऑर्गन्स है। कितने ऑर्गन्स है, मेनली अगर इसके ऑर्गन्स की बात करें तो टोटल 6 ऑर्गन है। कितने ऑर्गन्स है इसके, 6 ऑर्गन्स है, ठीक है। 5 एक्टिव है और 1 इनएक्टिव है। 5 इसमें अभी एक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है। मेनली 6 ऑर्गन्स है। ये 6 के 6 ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जनरली देखिए पढ़ना सिर्फ आपको 2 ही के बारे में, ठीक है। पढ़ना सिर्फ कितने के बारे में, बाकी सबका फॉर्मेशन कब हुआ, फाउंडिंग डेट याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखने हैं, हेड क्वार्टर कहाँ है वो याद रखना है। समझ आया। बाकी जो हमारे पास 3 बचेंगे ना, ठीक है, उसमें हमको याद रखना है कि वो फाउंडेशन, फाउंडिंग डेट याद रखना है, हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। और जनरली याद रखिएगा कि उसका वर्क क्या है, ये याद रख लेंगे। देखिए यूनाइटेड नेशन में जो 6 ऑर्गन्स है, उस 6 ऑर्गन्स में पहला ऑर्गन्स अपने पास आता है जनरल असेंबली, और दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल। पहला ऑर्गन कौन सा है, और दूसरा है अपने पास सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। याद रखिएगा, नहीं अभी नहीं मिली, भारत का बात चल रहे हैं, ठीक है, परमानेंट शिप के लिए, ठीक है। अब देखिए तो ये जनरली याद रखिए। उसके अलावा UNHCR है, ठीक है, इवन HRC है, उसके अलावा ICJ है, ठीक है, याद रखिए। उसके अलावा ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये सब खत्म हो चुकी है, ठीक है, याद रखिए। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या हो चुकी है, इनएक्टिव। मैंने बताया था ना 6 ऑर्गन्स में 1 ऑर्गन्स जो इनएक्टिव है। आपका काम क्या है हम आपको बताते हैं। एक बार आपको जाना है घर जाके NCERT का बुक देखना है, और बुक में अपने पास UN मेन ऑर्गन्स, ठीक है, UN और ऑर्गन्स उसका जो है वो लिस्ट बना हुआ है, पूरा एक चार्ट, पाई चार्ट के जैसा वो बना हुआ है, ठीक है। वो चार्ट एक बार देखना है, ठीक है। उस चार्ट को देख के बड़े अच्छे से अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। वो चार्ट का कॉपी हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। मतलब उसका PDF जो है हार्ड कॉपी में हम आप लोगों को दे देंगे। तो देखिए यूनाइटेड नेशन के अंदर 6 ऑर्गन्स है, जिसमें से हमें पढ़ना सिर्फ कितना ऑर्गन्स है, 2, सबसे बढ़िया से, ठीक है। सबसे पहला ऑर्गन उसका जो है उसका नाम क्या है, जनरल असेंबली, और दूसरा ऑर्गन जो है उसका नाम क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। जनरल असेंबली का मतलब क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन के अंदर जितने भी मेंबर हैं सारे मेंबर उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। समझ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के अंदर जितना भी मेंबर है, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल का हो, WHO का हो, जिसका भी मेंबर हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूनाइटेड नेशन के बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं सबके मेंबर्स कंबाइंड UN के मेंबर है। समझ आ रहा है ना। देखिए एक UN ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, आप उसमें से किसी के भी अगर मेंबर है तो UN के मेंबर है ना, समझिए। तो वो जो UN के मेंबर है ना वही जनरल असेंबली है। क्या है वो, तो याद रखिए ऑल द मेंबर्स आर द मेंबर ऑफ जनरल असेंबली। जितने भी मेंबर्स हैं वो किसके मेंबर है, जनरल असेंबली, चाहे आप उसके किसी भी ब्रांच के मेंबर क्यों ना हो, ठीक है। याद रखिए आप जनरल असेंबली के मेंबर हैं। समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। पहला इसके बारे में तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जनरल असेंबली के बारे में। इसके वर्क के बारे में आगे बताएंगे कि ये क्या क्या काम करती है, इसकी मीटिंग कब होती है, पहली मीटिंग जनरल असेंबली की कब हुई थी, भारत से पहले रिप्रेजेंटेटिव कौन गए थे, भारत का पहला पर्सन जिसने यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली की मीटिंग को चेयर्ड किया था चेयरपर्सन के रूप में, ठीक है, याद है क्या। तो ये चीज़ें हमको आगे पढ़नी है, MCQ में आते हैं ये सब। और अभी हम आप लोगों को एक सीट डिलीवर किए हैं कि नहीं किए, MCQ वाला चैप्टर ख़त्म होगा, ठीक है। तो हम उसमें अराउंड इस चैप्टर से MCQ खूब बनता है। मैंने उसमें अराउंड 30 के आसपास MCQ करवा रखा है,
ठीक है 30 MCQ है, और उसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। जब हम उसको सॉल्व करते जाएंगे तो उसके साथ साथ जो भी ऑप्शंस में है वो सारे को हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और उस करके अराउंड 50 से 60 MCQ होगा, कंप्लीट है उतने MCQ, उससे के बाद MCQ नहीं आने वाला। दूसरा ऑर्गन का नाम क्या है इसका? सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए टोटल 15 मेंबर होते हैं, इसके अंदर टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? यहाँ पे कर लिया, टोटल 15 मेंबर्स है। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? इस 15 मेंबर्स में आपको याद रखना है कि 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं, ठीक है। 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। नॉन परमानेंट जितने भी मेंबर्स हैं ये 2 साल के लिए आते हैं। कितने साल के लिए आते हैं? 2 years। अच्छा एक बात बताइए, क्या किसी भी बंदे को उठा के चूज करके रख दिए हैं इसमें? नहीं, इसमें ना कंट्री कैसे आती है, 10 कंट्री ही आनी है। इसके अंदर 193 कंट्री है, सब कंट्री बोलेगी कि हमें बना दो, हमें बना दो, हमें बना दो, तो कैसे लिया जाएगा? कंट्री का जो अल्फ़ाबेट वाला नंबर होता है ना, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में कंट्री को चूज करते हैं। कैसे? अल्फ़ाबेटिकल तरीके से। कैसे चूज करते हैं? अल्फ़ाबेटिकल तरीके से। और ये क्राइटेरिया नहीं है कि एक बार अगर आप जनरल असेंबली के अगर सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर हो गए तो दोबारा नहीं होइएगा, हो सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल तरीके से। कैसे आएगा? ठीक है, हाँ अल्फ़ाबेटिकल तरीके से।